नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम भार्गव। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फुल ऑन गाइड। दोस्तों, क्लास 12th का जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 2 विश्व जनसंख्या, जो कि बुक का नाम है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा सरल सा चैप्टर है। अगर आप इसको ध्यान से भी बस सुन लेंगे ना वीडियो, तो आपको इसके कोई भी प्रश्न उत्तर ऐसे नहीं है जो आप कर नहीं पाएंगे। दोस्तों, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर के जितने भी दूसरे पार्ट बनेंगे, चाहे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हो या फिर कोई और भी जो भी चीज़ें हों, वो दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर के आप जो है देख सकते हैं। और साथ में जियोग्राफी के कोई भी चैप्टर आप हमारी वेबसाइट पर जाकर के वीडियो और नोट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ में देख सकते हैं। तो आप वेबसाइट को विजिट करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, चैप्टर का नाम है विश्व जनसंख्या। देखो, जनसंख्या जो है ना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आप कहोगे कि भूगोल में जनसंख्या का क्या मतलब। देखो, भूगोल ठीक है, लेकिन आपने पढ़ा होगा क्लास 11 में कि भूगोल में ना एक सब्जेक्ट होता है मानव भूगोल। तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं मानव भूगोल के बारे में, है ना। तो जो मानव भूगोल है, हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि दोस्तों जो मनुष्य हैं, जो मानव हैं, ये इस भूगोल यानी कि इस धरती पर किस तरीके से रह रहे हैं। क्योंकि धरती क्या होती है, हमारी जो धरती है, इसमें पोषण की तो एक निश्चित क्षमता है। मतलब एक बड़े से प्लॉट में उतनी ही फसल उगाई जा सकती है। अब दोस्तों, जो मानव है ना, उसकी जनसंख्या क्या हो रही है, दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। प्लॉट तो बढ़ नहीं रहे, यानी कि पोषण की क्षमता निश्चित है और व्यक्ति दनादन दनादन बढ़े जा रहे हैं। इसीलिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस जनसंख्या का इस छोटी सी जगह पर कैसे हिसाब किताब बनाया जाए। लेकिन दोस्तों, यहां पर ना एक छोटा सा ट्विस्ट है। मतलब आप देखोगे कि हमारे भारत, चाइना जैसे इलाकों में कम जगहों पर बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, और जबकि अगर आप कहीं दूसरे इलाकों पर देखोगे तो वहां पर बहुत ज्यादा जगह पर बहुत कम लोग रहते हैं। तो ये सारी चीजें ना वितरण में आती हैं। वितरण कई जगहों पर सघन है, थोड़ी सी जगहों पर मार सब बिल्कुल घुसे पड़े हैं, और कई जगहों पर आप देखोगे ना किलोमीटर तक में जो है आपको एक फैमिली तक नहीं दिखाई देगी। तो इन्हीं सबको हमें समझना है। इसके बाद में हम घनत्व भी समझेंगे, फिर अचानक से विस्फोट कैसे हो गया, ये सारी चीजें इस चैप्टर में समझने वाले हैं। तो आइए चैप्टर की स्टार्ट करते हैं। वैसे मैंने काफी पहले समझा दिया है। देखो, सन 2000 जब आपका स्टार्ट हुआ, तो जो जनसंख्या थी पूरे विश्व की, वो तकरीबन 600 करोड़ थी। जनसंख्या कितनी थी? 600 करोड़ थी 21वीं शताब्दी के शुरुआत में। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि 21वीं शताब्दी क्या है। तो भाई, 21वीं शताब्दी का मतलब है सन 2000, 22वीं शताब्दी का मतलब होगा सन 2100। तो इसकी जनसंख्या 600 करोड़, प्रेजेंट टाइम पर तकरीबन 750 करोड़ से ज्यादा, यानी कि 7 अरब से ज्यादा जनसंख्या है। आपको पता होगा भारत की जनसंख्या 130 करोड़ से ज्यादा है, 1 अरब 30 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या हो रखी है अकेले भारत में। और पूरे विश्व में कितनी है? 7.5 अरब के आसपास में। तो ये 21वीं शताब्दी की बात हो रही है, जब शुरुआत हुई थी 21वीं शताब्दी की। तो इतनी ज्यादा जनसंख्या, इसका असमान वितरण। अब देखो दोस्तों, क्या हो रहा है कि आप इस वाले मैप को देखो। इस वाले मैप में आपको पता चलेगा कि अलग अलग जगहों पर किस हिसाब से जनसंख्या रह रही है। इस मैप का हम लोग बारी बारी से प्रयोग करते रहेंगे। आप यहां पर ये देखो कि जॉर्ज बी क्रेशी नाम के एक व्यक्ति थे। इन्होंने कहा कि सिर्फ अकेला एशिया एकमात्र ऐसा जगह है जहां पर जनसंख्या बहुत अजीबोगरीब तरीके से रहती है। मतलब एशिया में कम जगह पर ज्यादा लोग रहते हैं और ज्यादा जगह पर कम लोग रहते हैं। उदाहरण के लिए आप चाइना ले लो, चाइना में कितने ज्यादा दबे दबे लोग रहते हैं। भारत ले लो, भारत का तो कुछ पूछो ही नहीं। भारत में मुंबई जैसे इलाके देख लो, बहुत थोड़ी सी जगह में बहुत ज्यादा लोग भर के रह रहे हैं। और वहीं पर आप रूस वगैरह में चले जाओ, आपको उत्तर प्रदेश की आबादी के बारे में पता है? उत्तर प्रदेश की जितनी आबादी है, रूस की आबादी भी उससे कहीं थोड़ा बहुत आगे पीछे ही है। मतलब हमारा उत्तर प्रदेश इतना छोटा, रूस इतना बड़ा, उसके बावजूद आबादी दोनों में बराबर। तो क्या मतलब हो रहा है कि कम जगह पर ज्यादा लोग और ज्यादा जगह पर कम लोग यहाँ पर भारत में रहते हैं। ये कहना था जॉर्ज बी क्रेशी का, और ये बात सही भी है। अपने विश्व में, विश्व का तो छोड़ो, सबसे ज्यादा एशिया में दोस्तों ऐसा ही पाया जाता है। अच्छा, विश्व में जनसंख्या वितरण का प्रारूप किस तरीके का है? विश्व में जनसंख्या वितरण ना बहुत ही अजीब तरीके से है। कैसे? 90% जो जनसंख्या है ना, ये केवल 10% भाग पर रहती है। यानी कि 90% जनसंख्या केवल 10% भाग पर रहती है, और जबकि जो 10% जनसंख्या है वो 90% भाग पर रहती है। जो मैंने अभी ऊपर वाली बात कही, उसी बात को यहाँ पर नंबर के हिसाब से आपको जो है दर्शाया गया है। इस चीज को ना मैं आपको एक बॉक्स पे उदाहरण बना के बताता हूँ, ताकि आप अच्छे से समझ जाओ। देखो, जैसे ये हमने एक प्लॉट ले लिया, जो कि बहुत बड़ा प्लॉट है दोस्तों। इसमें केवल 100 लोगों को रुकलाना है। तो 100 लोगों के लिए हमने क्या करा, इस तरीके से, मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पर
कि मैंने 10 जो है मतलब 10 गुणे 10 यानी कि 100 कॉलम बनाए हुए हैं। अब दोस्तों इसमें हर एक कॉलम में एक व्यक्ति को रुकना चाहिए, लेकिन व्यक्ति भारत में या अपने विश्व में या फिर अपने अगर हम पूरे भूभाग पर देखें तो 90 व्यक्ति केवल इनके 10 कॉलम में रह रहे हैं। जो 90 व्यक्ति हैं वो इन्हीं 10 कॉलम में रह रहे हैं, और जो बचे हुए 10 व्यक्ति हैं वो इतने सारे 90 कॉलम में रह रहे हैं। इसका मतलब जनसंख्या वितरण बहुत अजीब तरीके से है। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे दोस्तों बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि जहां पर बहुत ज्यादा जगह है वहां पर लोग रह ही नहीं रहे, और जहां पर जगह नहीं है वहां पर सब घुस घुस के रह जा रहे हैं। तो ये दोस्तों दर्शाता है कि जो विश्व की जनसंख्या है ना वो कितना अजीब तरीके से यानी कि कितना अव्यवस्थित तरीके से रह रही है। आप सबसे पहले इस ग्राफ को देखिए। इस ग्राफ में आपको दिखाई देगा कि विश्व में जो 10 सबसे ज्यादा घनी आबादी वाले देश है दोस्तों, उनमें किस किस तरीके से आबादी जो है वो रह रही है, उसमें भारत का स्थान कहाँ पर आता है और दूसरे अन्य देशों का स्थान कहाँ पर आता है। फिर आप ना एक चीज और नोटिस करिए कि जिनका सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है उनका भी नाम निकाल करके देखिए कि जिनका सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है, जैसे कि टॉप नंबर से आप निकालेंगे तो सबसे पहले रूस आएगा, फिर कनाडा आएगा, फिर अमेरिका आएगा। तो इस तरीके से आप टोटल 10 सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाले देशों को देखिए और उसमें देखिए क्या आबादी फिट तरीके से बैठ रही है, यानी कि जिनके पास सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है उसमें जनसंख्या बहुत थोड़ी है, और जिसमें बहुत ज्यादा जनसंख्या है उनके पास क्षेत्रफल बहुत थोड़ा है। तो ओवरऑल ये सारी चीजें ना जनसंख्या घनत्व कहलाती हैं। जनसंख्या घनत्व हम निकालते कैसे हैं? जनसंख्या घनत्व दोस्तों निकालने के लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला ये है कि जितनी जनसंख्या है वहां की वो बटे में जितना क्षेत्रफल है वो, दोनों चीजों को हम ऊपर नीचे रख देते हैं, कहने का मतलब जनसंख्या टोटल ऊपर क्षेत्रफल नीचे। तो इससे हमको आइडिया आता है कि पर्टिकुलर देश का कितना जनसंख्या घनत्व है। उदाहरण के लिए एक देश मान लेते हैं जहां की जो जनसंख्या है दोस्तों वो 1 लाख है और वहां का जो क्षेत्रफल है वो 1000 वर्ग किलोमीटर है। तो मैंने क्या कहा, जो जनसंख्या है वो 1 लाख है, तो ये हो गया आपका 1 लाख, और जो वहां का जो मतलब क्षेत्रफल है ना वो 1000 वर्ग किलोमीटर है। तो वर्ग किलोमीटर मैंने यहाँ पे लिखा, जनसंख्या मैंने यहाँ पे लिखा, 3 0 से 3 0 कट गए, बचा हमारा 100 व्यक्ति या 100 जनसंख्या प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ये हो गई जनसंख्या प्रति वर्ग किलोमीटर। इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि वहां 1 किलोमीटर में मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर की जगह पर 100 लोग रहते हैं। मतलब ये अगर आपका लेंथ 1 है, ब्रेथ भी 1 है, तो इतने में कितने लोग रह रहे होंगे? वहां पे 100 लोग रह रहे होंगे। लेकिन आप दिल्ली जैसे इलाकों में देखो, दिल्ली का जो टोटल क्षेत्रफल है वो तकरीबन 1400 वर्ग किलोमीटर में है, तकरीबन बता रहा हूं, और एग्जैक्टली कितना है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दिल्ली का क्षेत्रफल दोस्तों तकरीबन 1400 स्क्वायर किलोमीटर है, और यहाँ की जो जनसंख्या है ना वो तकरीबन 2 करोड़ है। तो आप निकालिए कि दिल्ली में प्रति वर्ग किलोमीटर कितने व्यक्ति यहाँ पर जो है रहते हैं। तो दोस्तों आपको जो नंबर मिलेगा ना वो यहाँ का घनत्व कहलाएगा। तो किसी भी देश का जो औसत घनत्व होता है वो उसके विकास को भी काफी ज्यादा प्रभावित करता है। इसीलिए चैप्टर हमको पढ़ना और समझना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमें विकास के बारे में भी पढ़ना होता है। अब विकास किसी देश का नहीं होगा तो फिर कोई फायदा ही नहीं है सारी चीजें समझने का, क्योंकि हमें तो कुल मिलाकर के हर एक जगह से बस एक मोटा सा रकम, एक अच्छी खासी अर्थव्यवस्था बनानी है ना। और अर्थव्यवस्था बनाने के लिए हमें दोस्तों ये भी पढ़ना होगा, वो भी पढ़ना होगा, वो भी पढ़ना होगा, मतलब सारे सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, इकोनॉमी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, या फिर दोस्तों कोई भी आपका हिस्ट्री, केमिस्ट्री, कोई भी सब्जेक्ट हो आप बस पढ़िए। सबका उद्देश्य बस यही है कि आप अपनी इकोनॉमी को ऊपर लेकर के जाइए, खुद भी कमाइए, देश को भी आगे बढ़ाइए। लेकिन जब जनसंख्या बहुत ज्यादा होगी तो यहाँ पर ये सारी चीजें होना लगभग इम्पॉसिबल हो जाती हैं। फिर भी देश की जो सरकार है दोस्तों इन सारी चीजों को मिला जुला करके कुछ अच्छा सोचती है ताकि जनसंख्या ज्यादा हो, फिर भी हम अच्छे से कमा पाएं। तो इन्हीं सब के बीच में दोस्तों हमें काफी चीजें समझनी होती हैं। हमने जनसंख्या घनत्व को समझ लिया, किसी भी जगह का जनसंख्या घनत्व कैसे निकालते हैं, जनसंख्या बटे में वहां का क्षेत्रफल। आइए अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो जनसंख्या है ये असमान रूप से क्यों फैली हुई है। जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक भी हमको समझने पड़ेंगे कि कोई जगह पर ऐसी जगह क्यों है जहां पर जनसंख्या बहुत ज्यादा फैली और कोई ऐसी जगह क्यों है जहां पर जनसंख्या कम है। आप सबसे पहले इस वाले मैप को देखिए। इस वाले मैप में दोस्तों आपको कई सारे ऐसी जगह देखने को मिलेंगी जहां पर 200 से भी ज्यादा लोग 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर में रहते हैं, और दोस्तों आपको कुछ ऐसी भी जगह देखने को मिल रही होंगी जहां पर 1 वर्ग किलोमीटर में 1 से भी कम लोग रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे देश में काफी ज्यादा आबादी काफी कम जगह पर रहती है, जबकि अमेरिका जैसे कई और देश हो गए दोस्तों, कनाडा जैसे जितने भी आप ये डॉटेड वाले देश देख पा रहे हैं, इन सभी जगहों पर 1 वर्ग किलोमीटर में 1 लोग भी नहीं रह रहा। इसका मतलब पूरी दिल्ली जितनी बड़ी जो आपका एरिया होगा दोस्तों, यहाँ पर मात्र आपको 1400-1500 लोग देखने को मिलेंगे, बाकी सारे लोग नहीं होंगे। मतलब आपके पास में
बहुत ज़्यादा बड़ा घर होगा, बहुत ज़्यादा बड़ा बाथरूम होगा, बहुत ज़्यादा बड़ा स्विमिंग पूल होगा, उसमें आप यहाँ पे तैरेंगे, वहाँ पे निकलेंगे जाके, और आपको अपने ही घर में घूमने फिरने के लिए ऑटो रिक्शा लगवाने पड़ेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो घर होगा, आपके लिए जो जगह होगी दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा बड़ी होगी। तो आप ये सब कुछ सोच करके देखिए, लेकिन अभी आप थोड़ा सा थम जाइए, इन सारी चीज़ों पर भी विचार करेंगे कि कितनी चीज़ें मिलती हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि इतनी ज़्यादा जो जगह है, मतलब इतनी ज़्यादा जगह पर इतने कम लोग और इतनी कम जगह पर इतने ज़्यादा लोग क्यों रहते हैं। यहाँ पर जनसंख्या वितरण जो होता है ना, ये किसी एक कारक के कारण नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे कारण हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग ना अभी तक जनसंख्या वितरण नहीं समझ पा रहे होंगे। उदाहरण के लिए मैं आपको बता देता हूँ, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि ये उदाहरण समझाने से पहले आपको जनसंख्या वितरण के बारे में पता था कि नहीं। आप क्या करो, घर पे एक ट्रे ले लो, और ट्रे तो इतनी बड़ी रहती है, हाँ ऐसे इतनी बड़ी ट्रे ले ली चाय वाली, और उसमें ना आप चावल डाल दो, खूब सारे सूखे चावल, बने हुए नहीं, सूखे वाले चावल, और उसको ना ऐसे 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 करोगे तो देखोगे चावल बराबर तरीके से सब जगह फैल गए। अब आप क्या करो, खूब सारे चावल लेके एक जगह पर इकट्ठा कर दो, और कहीं पर 5-6 चावल के टुकड़े ऐसे ऐसे डाल दो, फिर दूसरी जगह पर खूब सारे चावल मुट्ठी भर के ऐसे डाल दो, और कहीं पर 3-4 चावल उठा के डाल दो। तो आप देखोगे कि एक जगह पर खूब सारे चावल हैं और दूसरी जगह पर मात्र 4-5 टुकड़े चावल के, मतलब 4-5 दाने रखे हुए हैं। तो जो दोस्तों ये 4-5 दाने रखे हैं ये, और जहां पर खूब ज्यादा दाने रखे हुए हैं वो, मतलब खूब ज्यादा झोपा लगा के आपने रख रखा है, तो ये जो है ना, ये इसी प्रकार से जैसे अपनी धरती पर लोग रह रहे हैं, मतलब एक जगह पर खूब ज्यादा लोग रह रहे हैं, एक जगह पर काफी कम लोग रह रहे हैं। इसी चीज को वितरण कहते हैं कि आपने जो फैलाया हुआ था पहले, मतलब जब आपने ऐसे ऐसे कर दिया था तो सारा बराबर हो गया था, तो हम कह सकते हैं जनसंख्या वितरण समान है। लेकिन जब आपने एक जगह पर झोपा बना दिया, एक जगह पर 3-4 चावल डाले, तो हम कह सकते हैं कि जनसंख्या वितरण काफी असमान हो गया, कि यहाँ पर ज्यादा है वहां पर कम है ना। तो यही चीज है। तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला जो पहला कारक होता है वो दोस्तों होता है भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारक का मतलब होता है कि भूगोल, ये हमारी पृथ्वी के कारण जनसंख्या ऐसे रह रही है। इसमें भी आता है सबसे पहले जल की उपलब्धता। क्या मतलब हुआ जल की उपलब्धता का? जल की उपलब्धता का मतलब ये है कि कई जगह पर दोस्तों जहां पर आप देख रहे हो कि इतनी बड़ी जगह में सिर्फ एक आदमी रह रहा है, मे भी उसको पानी ना वहां पर मिलता हो, वो बड़ी मुश्किल से पानी ले रहा हो, उसको वो सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी अच्छी लग रही है जिसमें पानी नहीं आ रहा है, तो ज्यादातर लोग तो ऐसी जगह पर रहेंगे जहां पर पानी अच्छे खासे मिल जाता है। आप बताओ, आपके घर में 2 दिन पानी ना आए टंकी में, आपको कितनी सारी प्रॉब्लम हो जाती है। तो प्रॉब्लम हो जाती है ना बिना पानी की, तो वो लोग कैसे रहते होंगे बिना पानी के। तो दोस्तों कई जगहों पर ऐसा होता है कि जहां पर पानी की उपलब्धता खूब ज्यादा अच्छे खासे होती है, वहां पर सारे लोग आकर के बस जाते हैं। भारत में भी आप देखेंगे ज्यादातर इलाकों में ऐसे ही आबादी बसी हुई है जहां पर पानी की उपलब्धता खूब ज्यादा है। जैसे कि गंगा नदी के किनारे आप देख लो, यमुना नदी के किनारे देख लो, भर भर के आबादी है। लेकिन आप वहीं ऐसी जगहों पर चले जाओ जहां पानी की दिक्कत हो रही है, वहां पर आबादी आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। दूसरी चीज दोस्तों, यहाँ की भू आकृति भी होती है। भू आकृति का मतलब क्या हो गया? अगर हमको बराबर जगह पर घर मिलता है, जैसे कि हमारी जगह इस तरीके से है, तो हम अच्छे से उस पर घर बनाएंगे, है ना। हम बनाएंगे, हमारा पड़ोसी बनाएगा, उसका पड़ोसी बनाएगा, इस तरीके से बहुत सारे घर बनते चले जाएंगे। लेकिन दोस्तों कहीं पर अगर आपको ऐसी जगह मिल जाए तो आप उस पर घर बनाओगे? मे भी आप घर बना भी लो टेढ़ा मेढ़ा, पड़ोसी भी बना ले, लेकिन कितने घर बनेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 2 घर, 3 घर, 5 घर, 10 घर, बड़ी मुश्किल से, बहुत ज़्यादा नहीं बनने वाले। लेकिन यहाँ पर हजारों घर एक साल के अंदर तैयार हो जाएंगे। यहाँ पर घर बनने में पापड़ बेलने पड़ेंगे, और दूसरी बात, घर बनवाने वाला घर भी नहीं बनवाएगा। रीज़न क्या है? क्योंकि वो जमीन आसमान है, भू आकृति ठीक नहीं है। और अगर ठीक भी है तो कई जगह पर अगर ऐसे ऐसे जमीन मिल जाए तब तो कोई भी ना घर बनवा रहा है, पहाड़ जैसा जमीन जो हो रहा है। तो भू आकृति का भी बहुत ज्यादा बड़ा महत्व पड़ता है। अगर भू आकृति ठीक नहीं है तो भी लोग वहां पर, जनसंख्या जो होती है जल्दी से बसती नहीं है। इसके बाद में दोस्तों जलवायु। जलवायु भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण वैल्यू, मतलब इंपॉर्टेंस रोल अदा करती है जनसंख्या के रूप में। आप देखो ऐसे सभी प्रदेश जहां पर ठंडक है, आप इस वाले मैप में देखो, ऐसे सभी प्रदेश दोस्तों जहां पर ठंडक है, जो भूमध्य रेखा से काफी ज्यादा दूर है, आपको वहां पर जनसंख्या को कम देखने को मिलेगी। लेकिन जहां पर खूब ज्यादा गर्मी है वहां पर भी आपको जनसंख्या कम देखने को मिलेगी। लेकिन जो सम जलवायु के, मतलब जहां पर ना तो ज्यादा गर्मी है ना तो ज्यादा ठंडक है, ऐसी जगहों पर आपको भर भर के जनसंख्या देखने को मिलेगी। मतलब बहुत ज्यादा जनसंख्या। सारे लोग ऐसी जगहों पर तो रहना चाहते हैं, ना ज्यादा वहां पर गर्मी हो ना ज्यादा वहां पर ठंडक हो। तो दोस्तों ये जलवायु भी एक बहुत बड़ा कारण हो गया जनसंख्या का। इसके बाद में दोस्तों अगला कारण होता है मिट्टी। मिट्टी पूछोगे कैसे? मिट्टी के हम सर पे लगाते हैं? नहीं नहीं, मिट्टी हम सर पे नहीं लगाते हैं। हम दोस्तों मिट्टी का जो कारण है ना वो ये देखते हैं कि जहां पर मिट्टी खूब उपजाऊ है वहीं पर तो हम जाकर के रहेंगे। देखो सबके कमाने का जो प्राथमिक कारक होता है वो होता है खेती। तो अगर खेती अच्छी हो जाएगी तो मतलब धनाधन कमाएंगे तो खूब ज्यादा आगे के उद्योग चलते जाएंगे। लेकिन अगर कोई आदमी ऐसी जगह पर रह रहा है जहाँ खेती का खा भी नहीं होता, तो वो आदमी कैसे रहेगा, सर्वाइव कैसे करेगा?
घास फूस अगर थोड़ी बहुत खा ली तो जिंदगी थोड़ी कट जाएगी। तो दोस्तों जहाँ पर मिट्टी अच्छी हो, उपजाऊ हो, दोमट मिट्टी हो, बढ़िया हो, पेड़ लगाओ, आज से 3 महीने के अंदर फट से उग गए और उग करके खूब सारी फसल देने लग गए, तो ऐसी जगहों पर लोग रहते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि भौगोलिक कारक में जल की उपलब्धता, भू आकृति, जलवायु और मिट्टी, ये 4 बड़े कारक हैं। जहां पर ये चीजें होती हैं वहां जनसंख्या खूब दबा के होती है, और जहां पर ये नहीं होती वहां पर जनसंख्या काफी ज्यादा विरल हो जाती है। तो आप 2 शब्द याद रखेंगे, सघन और विरल। सघन का मतलब खूब ज्यादा, विरल का मतलब खूब कम। विरल वी से विरल याद रखेंगे, बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, विरल मतलब कम या ज्यादा बता देते हैं, जो भी है। तो विरल माने कम, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों आर्थिक कारक भी होता है। धरती पर दोस्तों ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहां पर ना तो खनिज है, ना तो नगरीकरण है, ना तो औद्योगिकरण है, तो वहां पर लोग रहते ही नहीं है। देखो जैसे हमने मिट्टी को देखा वैसे हमें खनिज भी देखना पड़ता है। अगर वहां पर खनिज मिट्टी नहीं है तो एटलीस्ट वहां से कुछ खदानें हो जहां पर हम खनिज खोद सकें, जैसे लोहा निकालिए, एल्युमिनियम निकालिए, अभ्रक वगैरह बहुत सारी चीजें होती है, सोना तांबा चांदी। तो ये निकालने के बाद में हम उसको उठा के कारखानों में भिजवा देते हैं, जिससे हमको कुछ आमदनी हो जाती है। एटलीस्ट मैं नहीं यार, हम सारे लोग। तो जहां पर खनिज की उपलब्धता होती है उसके आसपास में क्या होता है दोस्तों, जनसंख्या बसने लग जाती है, क्योंकि उनको काम मिलता है तो उनको जो है अच्छी सी जिंदगी जीने को मिल सकती है। इसके बाद में दोस्तों अगर हम देखें नगरीकरण, तो जो लोगों को सुविधाएं चाहिए होती है अपने बच्चों के लिए, अच्छी सुविधा, अपने स्वास्थ्य की, शिक्षा की, या फिर अच्छा खान पान, अच्छा रहन सहन, वो भी लोग दोस्तों नगरों में जाकर के बस जाते हैं। तो नगरों की जो जनसंख्या है वो काफी तेजी से बढ़ती है, क्योंकि वहां पर ये सारी चीजें मिलती हैं। भू आकृति अच्छी होती है, जलवायु भी ठीक ही ठाक होती है, वहां पर जल की उपलब्धता तो रहती है। अगर नगरों में जल की उपलब्धता नहीं है तो कहीं से पाइपलाइन से जुगाड़ बनवा के करवा ली जाती है, लेकिन फिर भी कोई भी नगर जो होते हैं ना दोस्तों, वो किसी नदियों के आसपास में ही बसते हैं। आप इस बात को नोटिस करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी नगर के आसपास की जो जनसंख्या है वो हमेशा ज्यादा आपको देखने को मिलेगी, बिकॉज यहाँ पर जो सुविधाएं हैं वो भरपूर होती हैं। इसके बाद में औद्योगिकरण भी एक बड़ा फैक्टर है। आप हमेशा नोटिस करोगे कि गांव से लोग निकल करके दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में चले आते हैं, ऐसे और भी शहरों में चले आते हैं जहां पर फैक्ट्रीज, उद्योग काफी ज्यादा हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रहने वाले लोग जो होते हैं ना, मतलब उद्योग में जा करके लोग उद्योगों में जा करके काम करते हैं, उनको रोजगार मिलता है, इसीलिए लोग जो है ना खूब मात्रा में जाते हैं, दूसरी जगहों से आकर के यहीं पर काम करने लगते हैं, उनको रोजगार मिल जाता है और बस जाते हैं। तो आई थिंक आप ये सारे फैक्टर समझ गए होंगे कि किसी जगह की जनसंख्या इतनी ज्यादा क्यों है और किसी जगह की जनसंख्या इतनी कम क्यों है। जब मैं ये वाले पॉइंट बता रहा था कि उस जगह की जनसंख्या में तो 1 किलोमीटर में एक ही आदमी रहता है, तो दोस्तों बहुत सारे लोगों के मन में आया होगा कि क्यों ना हम भी वहां पर रहें जा करके, ताकि हमको भी खूब खुली हवा, खुला जो है वातावरण और कम जनसंख्या देखने को मिल सके, ताकि हम भी जिंदगी के मजे लूट पाएं। लेकिन जब तक ये समझ पाए होंगे, अब किसी का मूड नहीं होगा कि हम लोग वहां जाए, क्योंकि वहां जनसंख्या इसीलिए तो नहीं है कि वहां पर ये सारी चीजें नहीं है। इसके बाद में दोस्तों तीसरा और बहुत बड़ा जो कारण होता है वो सांस्कृतिक और सामाजिक कारक भी होता है। क्या मतलब हुआ? सांस्कृतिक और सामाजिक कारक का मतलब ये हो गया कि आप अपने समाज से दूर नहीं रह सकते। हम समाज का हिस्सा है और समाज में ही रहेंगे, समाज के साथ ही में काम करेंगे सारी चीजें। अगर आपके पास में समाज शास्त्र है तो आप इस बात को समझ सकते हैं। आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपके पास में समाज शास्त्र है कि नहीं है। कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलना भाई, प्लीज बता देना आपके पास में समाज शास्त्र है कि नहीं है। तो अब हम लोग समझते हैं सामाजिक और सांस्कृतिक कारक में दोस्तों ऐसी बहुत जगह होती हैं जहां पर हमारी जैसी संस्कृतियां रहती हैं और हम अपनी संस्कृति के आसपास में ही रहना पसंद करते हैं। उदाहरण के लिए आप मान लीजिए आप किसी एक ऐसे इलाके में रहें जाकर के जहाँ के लोग बिल्कुल अजीब सी संस्कृति अपनाते हैं। अजीब का मतलब वो अपने हिसाब से अपनाते हैं और आप अपने हिसाब से अपनाते हो, तो उनकी संस्कृति आपकी संस्कृति से मैच नहीं करती, तो वहां पर कितने दिनों तक सर्वाइव कर पाओगे? आई थिंक आप उनसे ज्यादा दिनों तक मैच करके नहीं रह सकते, क्योंकि वो डिफरेंट होंगे। या तो आपको उनकी संस्कृति अपनानी पड़ेगी, या तो आप जो है अपनी संस्कृति अपनाओगे, तो वो लोग काफी तरीके से ऐसे आंख भौं में चढ़ा के आपको देखने लग जाएंगे। तो सांस्कृतिक कारक भी होते हैं जहां पर हम अपनी जैसी संस्कृति से, अपने लोगों से, या फिर अच्छी प्रकार की संस्कृति से मैच करके रहना चाहते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि आपके आसपास की जो सामाजिक वातावरण है, राजनीतिक स्थितियां हो गई, सांस्कृतिक स्थितियां हो गई, वो ठीक नहीं होती हैं, तो आप वो जगह छोड़ करके भी दूसरी जगह चले जाते हो। उदाहरण के लिए आपके आसपास में गुंडागर्दी ज्यादा चलती हो, सुरक्षा ना हो, ठीक है, सिक्योरिटी का भी कोई इशू हो, तो आप वो जगह छोड़ दोगे, सिंपल। और दूसरी बात आ गई समाज, तो समाज भी इसी तरीके का होता है दोस्तों। तो ये सारी चीजें हैं जो जनसंख्या वितरण को काफी ज्यादा प्रभावित करती हैं। तो हमने वितरण को समझ लिया। अब इसके बाद में हम लोग जो चैप्टर दोस्तों वो समझेंगे आगे आने वाले पार्ट में। अगर आपने ये वीडियो अभी भी देख रहे हैं, आप कंटिन्यूअसली देख रहे हैं, तो आपने जितने भी कमेंट बताए मैंने दोस्तों हर एक चीज की कमेंट का रिप्लाई में कर दो। और दोस्तों #फुलऑनगाइड के साथ में अपनी बात बताना ना भूले कि आपको ये वाला पार्ट कैसा लगा, आप अगला वाला पार्ट देखने जा रहे हो या नहीं, आप मुझे भी कमेंट करके बता देना। और आपको कौन कौन से पार्ट चाहिए, किस वीडियो का चाहिए, किस चैप्टर का चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट चाहिए, आप मुझे बता सकते हैं। मैं जल्दी से जल्दी फुलऑनगाइड यूट्यूब चैनल पे आपके लिए जो है वो वाला पार्ट, वो वाली सारी चीजें लेकर के आने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये सब कुछ समझ में आ गया तो कमेंट करके बताइए। मेरी बोलने की स्पीड काफी ज्यादा फास्ट लग रही हो तो भी आप कमेंट कर बताइए। स्लो ब्लो आना जैसा भी हो आपको कमेंट करके
बताना है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, देखते रहिए फुल ऑन गाइड।